Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी. So dear student, जैसा कि केमिस्ट्री में चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं. इनके एक्सरसाइज की बात करें तो जो थियोरेटिकल पार्ट है उन तीनों चैप्टर में आपको कंप्लीट करना है. न्यूमेरिकल पार्ट हमने करा दिए हैं. अगर आपको कुछ डाउट होगा तो तीनों चैप्टर से आप भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा. और तीनों चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मैं जल्दी ही आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए. एंड देन अब बात करेंगे चैप्टर 4 की. चैप्टर 4 नाउ इज केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट मैं बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है. अगर हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ा है तो नो डाउट आपको वहाँ पर आपने 4th लैब थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, 0th, 1st, 2nd एंड 3rd लैब थर्मोडायनामिक्स. इनमें जो 1st लैब थर्मोडायनामिक्स और 2nd लैब थर्मोडायनामिक्स हैं, इनमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं स्टडी करने के बाद, क्या इन्फॉर्मेशन आपने उससे गेन की कि FLT फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बताया गया. बट इसकी लिमिटेशन थी कि फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. एंड सेकंड थिंग, now spontaneity of reaction, maybe reaction occurs spontaneous or नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता. जैसे हमने सेकेंड लॉ पढ़ा वहाँ बताया गया कि इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज. सो दैट्स क्लियर है कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करने के बाद हमें ये आइडिया लग गया कि नो डाउट कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करके फाइंड आउट कर सकते हैं. बट मैं बता दूं कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स या थर्ड हो, उनमें एक लिमिटेशन आज भी कांस्टेंट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, कितना अमाउंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा और क्या टाइम रिक्वायर्ड है. ये लिमिटेशन आज भी कांस्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में. तो दैट्स क्लियर है, वहीं से चैप्टर चालू होता है. मीन्स थर्मोडायनामिक जहाँ लिमिटेशन आती है वहाँ उसका प्रोसेस, उसका एप्लीकेशन कंप्लीट स्टॉप हो जाता है, वहीं से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होता है. और मैं बता दूं, मैंने ऊपर राइट किया है केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, तो आपको मैं बता दूं केमिकल काइनेटिक्स है क्या. केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry that deal with the study of rate of reaction, mechanism of reaction, factor affecting the rate of reaction, means mechanism of reaction and factor affecting the rate of reaction, that is the two main points. सो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं आपको मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. सो आपको बता दूं यहाँ पर बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या. केमिकल काइनेटिक्स मीन्स द जो पॉइंट्स है जिसमें हम जो स्टडी करते हैं, जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं केमिकल काइनेटिक्स से. सो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, means mechanism of chemical reaction and factor affecting the rate of reaction is called chemical kinetics. स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स जो वर्ड है, वर्ड मैं यहाँ पर बात करूँ आपको, तो जो केमिकल काइनेटिक वर्ड है नाउ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस. तो स्टूडेंट केयर करेंगे, ये वर्ड काइनेसिस से आया है जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट और आइदर वेलोसिटी. सो स्टूडेंट वर्ड केमिकल काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट और वेलोसिटी. तो समझ सकते हैं कि वेलोसिटी दैट्स इंडिकेट रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये पॉइंट्स हम यहाँ स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में. तो हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो मैं आपको बता दूं कि नेचर में नंबर ऑफ या टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं. अब हम किसी के मैकेनिज्म स्टडी करने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमें लिए एक प्रॉपर रिएक्शन भी सेलेक्ट करना होगा. ऐसा नहीं है कि ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन नेचर यूनिवर्स नाउ कैन बी स्टडीज बाय दिस ब्रांच. नहीं, ऐसा नहीं है. हमें कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन ही कर सकते हैं. तो इसके बेस पर, रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर, वेलोसिटी के बेस पर, स्पीड के बेस पर रिएक्शन को नेचर में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज द वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, सेकेंड इज स्लो रिएक्शन एंड थर्ड इज वेरी स्लो.
तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इन तीनों रिएक्शन में से ना तो हम वेरी स्लो रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, ना तो वेरी फास्ट। रीज़न, वेरी फास्ट दैट अकर्स आर कंप्लीटेड इन अ मोमेंट, जिस पर हम स्टडी कर ही नहीं सकते कैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए रिएक्टेंट के और न्यू बॉन्ड प्रोडक्ट में बने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हम ना तो वेरी स्लो रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं क्योंकि दैट इज टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन, लाइक जैसे कन्वर्जन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल्स, दैट इज 100, 200, 1000, 500 ईयर, सो दैट्स टेक ए लॉन्ग टाइम, जहाँ पर साइंटिस्ट की एक लाइफ, हमारी लाइफ, एक साइंटिस्ट स्टडी करता है, केमिस्ट करता है, उसकी लाइफ के अंदर आना चाहिए, जो महीने में हो, घंटों में हो, ईयर में हो, दैट इज़ पॉसिबल, वहाँ तक हम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट्स को। बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें पहले सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइप के रिएक्शन पे हम स्टडी करेंगे और केमिकल काइनेटिक्स किस टाइप के रिलेशन पॉइंट से और रिएक्शन से रिलेटेड है। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट द केमिकल रिएक्शन क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। रिएक्शन रेट के बेस पर जो केमिकल रिएक्शन उनको 3 ग्रुप में हमने डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या किया है? पहला दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, और आइदर हम इसको वर्ड देते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। बोलते हैं कि इट इज कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, take a very less time for completion, so it is occurs very fast, right? It is occur very fast, so it is also called instantaneous reaction. Now such kind of reaction, such reaction generally occurs in ions, so it is also known as ionic reaction. इसे आयनिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं मोस्टली वो बहुत फास्ट होते हैं स्टूडेंट, सो आयनिक रिएक्शन इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। सो स्टूडेंट आयनिक रिएक्शन होते हैं तो कौन से होंगे? एज एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको मैं बता दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जो एसिड और बेस के बेस में होता है न्यूट्रलाइजेशन, वो इसका एग्जांपल बनेगा। कैसे? यानी OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज कंसिडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके बीच में रिएक्शन होता है, बनता है NaCl प्लस H2O। मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन वो है जो इनके लिए टाइम कितना लगेगा। इनकी टाइम की बात करूं तो बहुत लेस टाइम में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इनका टाइम पीरियड अगर मेजर किया जाए ना 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड ही है, तो दैट इज़ वेरी वेरी लेस, -10⁻⁻14 और 10⁻⁻16। सो ये रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन पर तो हम स्टडी कर ही नहीं सकते कोई मैकेनिज्म। एंड अदर रिएक्शन भी है इसके एग्जांपल लाइक NaCl कंबाइंड विद द aqueous solution of silver nitrate, then precipitation of AgCl is formed by chemical reaction as this. So such kind of ionic reaction now is a part of very fast reaction or instantaneous reaction. So that is the first type reaction. ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन का हम क्या करते हैं? ऐसे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करते हैं और इस पर हम मैकेनिज्म भी स्टडी नहीं करते। अब सेकेंड रिएक्शन की बात करूंगा स्टूडेंट मैं। अगर सेकेंड टाइप की रिएक्शन की बात करूं मैं यहाँ, तो सेकेंड मैं राइट कर रहा हूँ, दैट इज कंसिडर स्लो रिएक्शन, या इसका अदर नेम है मॉडरेटली रिएक्शन। मॉडरेटली रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत स्लो रेट से होता है। तो ये क्या होता है? इट डज नॉट टेक वेरी शॉर्ट टाइम या लेस टाइम या नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज़
is called moderately reactions. So it is this is a reaction that completed, right, in hours, day or month. इन्हें हम वर्ड देते हैं कैसा, स्लो रिएक्शन बोलते हैं. एज ए लाइक एग्जाम्पल जाऊँ तो डिकम्पोजिशन, decomposition of hydrogen peroxide in absence of catalyst, in absence of catalyst. absence of catalyst में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पार्ट आ सकता है. तो ये जो रिएक्शन होगा, ये आपका पॉइंट्स जो बात करूँ मैं तो स्लो रिएक्शन में आएगा. लाइक ट्वाइस H2O2 डिकम्पोज गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2. तो ये स्लो रिएक्शन है. अदर एग्जांपल लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. so gives what is this, N2O4 plus O2. 4 to 8 to 10, 5 to 10. लाइक अदर रिएक्शन अगर हम बात करें तो कोई भी रिएक्शन ले सकते हो आप, जो कह सकते हैं कि फिजिकल प्रोसेस में राइट करेंगे. स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ नाउ स्लो रिएक्शंस. सो स्टूडेंट, ये हो गया स्लो रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन द स्लो रिएक्शन बाय साइंटिस्ट. ये स्लो रिएक्शन को ये डिटरमाइन करेंगे. एंड थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन, अगर हम थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन की बात करें तो थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज कंसिडर वेरी स्लो रिएक्शन. द रिएक्शन that take a long time for completion. The chemical reaction that take a long time for completion is called very slow reaction. तो स्लो रिएक्शन कौन सा है, वेरी स्लो रिएक्शन कौन सा है? वेरी स्लो रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो लॉन्ग टाइम ले, जैसे 1 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर, 1000 ईयर या मच मोर टाइम्स. लाइक इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन नाउ इंक्लूडेड इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन. एज एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट करूँ स्टूडेंट. सो एज एग्जांपल तो इस पार्ट में मैं राइट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि किस टाइप के रिएक्शन को हम इस कैटेगरी में रखेंगे. तो उसके लिए टर्म्स यूटिलाइज करेंगे. लाइक एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन absence ऑफ कैटलिस्ट. कोई कैटलिस्ट के एब्सेंस में नॉर्मल टेम्परेचर पर जब H2O2 कंबाइन होते हैं तो दैट इज टेक ए लॉन्ग टाइम. सम वर्ड दे सकते हैं, टेक ए लॉन्ग टाइम. सो लॉन्ग टाइम लाइक H2 प्लस O2 है, नाउ गिव्स 2H2. दैट इज द वेरी स्लो रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर. Other example like rusting of iron. Rusting of iron is also best example of the what is very slow reaction. इस रिएक्शन की बात करें तो Fe2O3 get combined with the X mole of water and produce Fe2O3 XH2O. that is the formula of rust. So that's clear है is the kind of reaction. So now it is very difficult to the determination of rate of reaction of very fast or either very slow reaction. So that's clear है कि scientist or chemist cannot be used
As example, for the study of the rate of chemical reaction of very slow or very fast, तो सारा स्टडी किस पर कॉन्सेंट्रेट है? नाउ स्लो रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट हम स्लो रिएक्शन पर स्टडी करते हैं और उसी पॉइंट्स पर हमारा सारा रिलेशन जो केमिकल काइनेटिक्स डिपेंड है। सो स्टूडेंट, आफ्टर मीन्स हमने जो इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, एंड आफ्टर टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, हमने 3 काइंड ऑफ रिएक्शन के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन दी, बताया इन केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से एक ही रिएक्शन को सिलेक्ट करते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एंड मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए, वो है स्लो रिएक्शन। तो फिर अब आगे पढ़ते हैं लेसन में और पॉइंट्स को देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने अभी। तो स्टूडेंट, पहले बात हम करेंगे यहाँ पर, वो है रेट ऑफ रिएक्शन की। सो मैं राइट कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट जो हमें समझना जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, टाइप क्या है इसकी। सो रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है स्टूडेंट यहाँ पर द चेंज इन concentration, the change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. The change in concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. So, if in a chemical reaction, dx concentration change in time interval of dt, then rate of reaction is equal to change in concentration of reactant or product upon changing time। मीन्स अगर इस टर्म्स को हम डिफाइन करूँ तो राइट करूँगा dx concentration upon dt, दैट इज अ टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बट एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए राइट करूँ मैं तो इन अ रिएक्शन आर चेंज इन टू द पी, रिएक्टेंट चेंज इन टू प्रोडक्ट। सो हमने राइट कर दिया यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा आर and change in concentration of product is delta P. So then इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करूं तो राइट कर सकता हूं यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि डेल्टा आर क्या है। डेल्टा आर क्या है? इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाउ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल। मैंने ये कंसिडर कर लिया कि ये T2 टाइम पर कैसा था, T1 टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1 था, टाइम चेंज हुआ T2, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर हो गया R2, तो ये डिफरेंस आएगा किसमें स्टूडेंट? माइनस में। एंड इसी के रिस्पेक्ट में जैसे से मैं आपको बता दूं कि टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो R2 लेस देन R1 है। ऐसे केस में यहाँ राइट करूँ मैं
तो जो डेल्टा पी होगा वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि C2 माइनस C1। बट यू नो जैसे से इनिशियल क्वांटिटी R1 थी, आप सब कंसिडर कर लो कि R1 जब कॉन्सेंट्रेशन था तो टाइम क्या था T1, प्रोडक्ट क्या था P1, टाइम बढ़कर हो गया T2, रिएक्टेंट घटकर हो गया R2, प्रोडक्ट बढ़कर हो गया क्या P2, या इसको हम राइट करेंगे C1 दिस वन C2। सो ये टर्म्स हो गए। तो यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1 है, R2 इज लेस देन R1 है, बट C2 इज ग्रेटर देन C1, तो C2 माइनस C1 पॉजिटिव साइन आएगा, बट R2 माइनस R1 क्या होगा नेगेटिव साइन आएगा। तो हम राइट कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का क्या होगा यहाँ पर राइट करेंगे हम, और इस पॉइंट को दिखाऊंगा मैं कि डेल्टा आर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू इन रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। तो हम राइट करेंगे पॉजिटिव साइन डेल्टा पी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंजिंग टाइम। इन पॉइंट्स को हमने बता दिया और ये रहा आपका रेट ऑफ रिएक्शन का डिमॉन्स्ट्रेशन। अब यहाँ पर मैं राइट करूँगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ग्राफ की बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने ये टर्म्स ले लिया क्या कॉन्सेंट्रेशन, एक कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट कर दिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या मेंशन कर दिया टाइम। ऐसे में जब ग्राफ इसके लिए लेंगे तो मैं स्टूडेंट आपको यहाँ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि किस टाइप वे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको। ये मीनिंग क्या है, ये ग्राफ टर्म्स क्या बता रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है इनिशियल, भाई कॉन्सेंट्रेशन ऊपर बढ़ रहा है, ये इनिशियल है राइट, दैट इज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज़ फाउंड इन मिनिमम क्वांटिटी, क्योंकि रिएक्टेंट जब मैक्सिमम होगा तो प्रोडक्ट मिनिमम होगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट रिड्यूस होना चालू होता है, इसलिए कर्व बनाते हुए डाउनवर्ड जा रहा है और उसी के रिस्पेक्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो अपर साइड जा रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा पी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम लिखेंगे क्या मैक्स है, और यहाँ डेल्टा आर जो है वो हो गया मिनिमम। अगर इसमें जब तक कर्व बन रहा है तब तो ठीक है, अगर कर्व के बाद स्ट्रेट लाइन आ जाए तो समझ लेना कि रिएक्शन क्लोज रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकता है। सो ये टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन का। क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। अब हमें यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन देनी है और राइट करनी है। लाइक पहला पॉइंट इन राइट rate of reaction of reactant delta R concentration minus upon delta T, negative sign indicate that concentration of reactant decrease with इंक्रीजिंग टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता है और प्रोडक्ट का क्या होता है इंक्रीज होता है, एंड इन प्लस डेल्टा पी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इंडिकेट दैट नाउ positive sign indicate that concentration of product increase with the pass of टाइम, विद द पास ऑफ द टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होगा इंक्रीज होगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा डिक्रीज, बट प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन बाय ग्राफ भी हमने मेंशन किया। क्लियर? अब यही रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ओनली फॉर रिएक्टेंट ओनली फॉर प्रोडक्ट। सो वहाँ पर हम पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या कैसे चेंज हो रहा है, कैसे रिएक्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे
एक एक टर्म को उठाएंगे। किसके लिए? फॉर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम टर्म्स यूटिलाइज करेंगे स्टूडेंट, और बताएंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन उसका डिटरमाइन करेंगे। तो मैं राइट कर रहा हूँ वंस अगेन कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो चेंज इन टाइम मतलब यहाँ जो डिमॉन्स्ट्रेशन देंगी, अब बाई ग्राफ इसको ले रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और परफेक्ट तरीके से चीज़ों को बता रहा हूँ। मैंने ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिया किसके लिए? ये कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, और ये रहा आपका टाइम पीरियड। मैंने जो ग्राफ यहाँ लिए थे हम लोग ने, रिएक्टेंट का क्या आता है विद द पास टाइम, क्या होता है? डिक्रीज होता है। और मैं ये कंसीडर कर लूँ यहाँ पर कि एट इनिशियल टाइम मतलब एट ए डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल हमने इसको स्टडी किया है और ये पॉइंट्स दिखा है। यहाँ पर आर नाउ फाउंड इन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, हियर R1 कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हुआ, उस समय जो टाइम लगा यहाँ पर वो है T1। जब कॉन्सेंट्रेशन R2 हुआ तो ये टाइम आ गया आपका क्या? T2, और ये R3 हो गया तो ये हो गया T3, और ये R4 हो गया, ये हो गया T4। तो अब यहाँ देखें तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें एवरेज यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ से कोई भी ले लेते हैं अपन, तो ये देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये R2 R3 के बीच में है, जिससे हम वर्ड क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R कॉन्सेंट्रेशन। ये जो टाइम पीरियड दिखा सकते हो इसमें, तो ये इसका हो जाएगा क्या? डेल्टा T। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की जाए तो हम राइट करेंगे पहले चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज की बात दिखाऊं तो कोई भी एवरेज कंसीडर कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर R2 से R3 या R1 से R2। तो मैंने राइट कर दिया यहाँ पर R2 कॉन्सेंट्रेशन माइनस R1 कॉन्सेंट्रेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा R कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऊपर R1 इज ग्रेटर देन R2, तो लोअर में से हर माइनस करके माइनस साइन हो गया। चेंज इन टाइम क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1 दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा T। सो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट राइट करेंगे आप, क्या राइट करेंगे? माइनस डेल्टा R कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। सो व्हाट अ नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन का मीनिंग स्टूडेंट आपको अभी मैंने राइट कर दिया था आपको कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नाउ डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग विद द पास ऑफ टाइम या इंक्रीज इन टाइम। सो ये हो गया अबाउट द व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट के टर्म में। अब हम लोग राइट करेंगे यही पॉइंट्स। तो फॉर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब दूसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के टर्म में अब हम रेट ऑफ रिएक्शन राइट करेंगे। तो यहाँ पर राइट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर हमने अभी इसके लिए ग्राफ राइट ड्रॉ करेंगे हम, और यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होता है।
तो यहाँ पर हमने इस टर्म्स को लिया और यहाँ पर ये टर्म्स दिखा दिया हमने क्या, कॉन्सेंट्रेशन, और इस एक्सिस पर हो जाएगा टाइम। अब टर्म्स को लेते हैं। पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी किया एट T1 टाइम पर, C1 फाइंड आउट किया हमने। अब हमने लिया T2 टाइम पर और कॉन्सेंट्रेशन है C2, और अब है क्या T3 कॉन्सेंट्रेशन पर C3। अब जाएंगे हम T4 टाइम पर और C4। सो देन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में राइट करेंगे क्या, C2 माइनस C1 लिया, बट हियर C2 इज ग्रेटर देन C1 स्टूडेंट। सो देन that denoted by change in concentration of product and with positive sign, and change in time is T2 minus T1 तो is equal to delta T। so then हम राइट करेंगे यहाँ पर कि रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन के साथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज द पॉइंट। बड़ा वंस अगेन मैं बता दूं आपको, नेगेटिव साइन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दिखाया गया है वो बता रहा है कि नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम एंड इन रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो ये सिंपल सा पॉइंट है, एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। नेगेटिव पॉजिटिव साइन वही पॉइंट्स है, कोई चेंज नहीं है जो हमने पहले बताया, बट न्यू पॉइंट्स इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, नाउ गिव द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन एट अ इंस्टेंट टाइम, अ मोमेंट। बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द टर्म डेल्टा टी इज स्मॉलर, so it is denoted by delta T. Similar, now delta R now is also smaller, similar points हैं, ये भी बहुत माइन्यूट चेंज होगा, so it is also denoted by dr concentration instead of delta। so you clear हो गया होगा कि P is also denoted by dP। so then rate is equal to, हम क्या राइट करेंगे, माइनस dr concentration upon dt is equal to del dp concentration upon dt, that's all। ये स्टूडेंट हो गया टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं मैं तो यहाँ दो टाइप के हैं स्टूडेंट, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब आगे पॉइंट्स को मैं बढ़ाऊं तो इसके यूनिट की बात करेंगे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ केयर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन का जो पॉइंट है यहाँ पर, या जिसको एक्टिव मास भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये होता है क्या, मोल पर लीटर एंड अपॉन टाइम का हो गया सेकेंड। सो यूनिट हो गई हमारी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। So that is the final unit of rate of reaction। So student हम बात करेंगे यहाँ पर once again what is chemical kinetics। chemical kinetics क्या होता है मैं रिमाइंड करा दूँ कि branch of physical chemistry that deal with the study of rate of reaction and factor affecting of rate of reaction, mechanism of reaction is called chemical kinetics। It is derived from Greek word kinesis means movement। फिर आफ्टर दिस हमने टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बताई। अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करनी है किसी रिएक्शन की तो हमें वहाँ रिएक्शन सेलेक्ट करना होता है। तो नेचर में 3 काइंड के रिएक्शन होते हैं, वन इज़ द वेरी फास्ट, सेकेंड इज़ वेरी स्लो एंड थर्ड इज़ द स्लो। तो हम सिर्फ स्लो रिएक्शन को ही लेते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं।
फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग बताया, उसके लिए ग्राफ के थ्रू एंड सेपरेट ग्राफ के थ्रू रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए हर एक लिए दिखाया और यहाँ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट किया। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो आज तो हमारे पॉइंट में इतना ही है, इतने पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला और नेक्स्ट लेक्चर में हम जिस पॉइंट पर स्टडी करेंगे वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो एनसीईआरटी में इतने नंबर ऑफ फैक्टर दिए गए नहीं है, लेकिन जगह जगह उनको वर्ड यूटिलाइज किया है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन उनके अबाउट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जिसमें आएगा क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन टाइम हो गया, राइट, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, राइट, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गई कि वो सॉलिड लिक्विड गैस किस फेज में है, लॉकेट अगर हम बात करें तो सॉलिड में भी है तो किस फॉर्म में, ब्लॉक फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाली है। और आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।